हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्नवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में भारतीय संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट क्लास में जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया था उसको विस्तार देंगे। हमने आपको बताया था मूल संविधान में यद्यपि 7 प्रकार के मौलिक अधिकार की बात की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे जो है विधिक अधिकार के रूप में तब्दील कर दिया। तो 7 में 1 कम हो जाने से कुल मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। तो उस 6 मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। और हमने आपको बताया था कि यद्यपि प्रथम जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से प्रारंभ होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले के जो आर्टिकल 12 और जो 13 है, इन दोनों आर्टिकल्स के अंतर्गत क्या जिक्र किया गया, क्या इसके अंतर्गत बातें की गई है, इसका लास्ट क्लास में हमने जिक्र किया था। हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 जो है वो कहता यह है कि मौलिक अधिकार की बात करने के पूर्व हम इस बात को डिफाइन कर लें कि राज्य की वास्तव में परिभाषा क्या है। जिस राज्य के खिलाफ आम जनता को जो फंडामेंटल राइट्स प्रदान किया गया है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन किया जाए कि राज्य वास्तव में है क्या। तो आर्टिकल 12 में राज्य को डिफाइन किया गया, राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी एंटिटी आती है यह हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है अगर देखा जाए तो जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 का खंड 1 और खंड 2 ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कहता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 के पहले भी बहुत सारे जो कह सकते हैं कि अंग्रेजी कानून थे जो हिंदुस्तान में लागू हुए थे, लगे थे। वो आज़ादी के बाद भी जो है वो क्या है कि जारी रहा, गणतंत्र के लागू होने के बाद भी जारी रहा। और साथ में भारत का संविधान जो लागू हुआ वो तो है ही है, उसके जो प्रावधान थे वो प्रावधान तो थे ही थे। तो इसमें खंड 1 में कहा गया, यानी आर्टिकल 13 का 1 में यह कहा गया कि भारत के संविधान के लागू होने के पूर्व के जितने भी कानून हैं, अगर उस कानून से भाग 3 द्वारा प्रदान किए गए किसी अधिकार का अतिक्रमण होता है, किसी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो अधिकार के उल्लंघन की मात्रा तक वह जो कानून है वो क्या होगा, शून्य होगा। इसी तरह से अनुच्छेद 13 का खंड 2 वो ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का हनन करता हो या फिर अतिक्रमण करता हो। और इस मतलब कह सकते हैं कि इस प्रावधान के अंतर्गत बनाए गए किसी कानून से यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो अधिकारों के हनन की मात्रा तक जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। ये बातें जो है वो आर्टिकल 12 और 13 में किया गया, ठीक है ना। अब आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें, ठीक है ना, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो है भारतीय संविधान ने सर्वप्रथम जिस मौलिक अधिकार की बात की है वो समता का अधिकार है। और आज की क्लास में हम इसी समता के अधिकार, राइट टू जो इक्वालिटी है, उस इक्वालिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और समानता की जो अवधारणा है भारत के संविधान में, अगर आप देखिए 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ना सिर्फ फ्रांस की व्यवस्था को प्रभावित किया बल्कि उसकी बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसने दुनिया की व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की, एक नई जो है कह सकते हैं कि एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के तौर पे जो है वो कह के स्थापित किया। उसी में था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ठीक है। वहां पे जो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की जो बात की गई उसे हमारे देश के संविधान ने भी जो है अपनाया। और सबसे पहले हमने प्रस्तावना में ही जो है देखा कि वहां पर कैसे समानता की बात की गई। वहां पे कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता यहां पे क्या है, इक्वालिटी। इसके पहले हमने स्वतंत्रता की बात की। तो कुल मिलाकर क्या है कि हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है उसी प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सारे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो शब्द थे उस शब्द को यहां पर भी वेट दिया गया, उसके महत्व को समझा गया। कहा गया कि वास्तव में वो एक ऐसा सिद्धांत है जो दुनिया की मानवता को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है, इसलिए हमारे देश के संविधान में भी इसे लागू होना चाहिए, ठीक है।
पे, लेकिन केवल प्रस्तावना में जगह देने से बात तो नहीं बनती, ठीक है ना। इसके लिए जो है कोई ठोस कह सकते हैं कि इसका एक आधार, एक अनुच्छेदीय विश्लेषण होना चाहिए था। तो यहाँ पे भाग 3 में जो मौलिक अधिकार के जो प्रावधान है उसमें इसका जो है जिक्र किया गया, और जिन 6 मौलिक अधिकारों की बात हमारे देश के संविधान में की गई है उसमें पहला स्थान जो है समता का अधिकार की बात जो है वो की गई है। और उस समता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो है उसका उल्लेख किया गया, ठीक है ना। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि समता का जो अधिकार है इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक है ना, तो देखिए ये फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट में पहला जो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, और ये आर्टिकल 14 to 18 के बीच में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सबसे पहला जो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जो है वो क्या है, संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है, ठीक है ना, और इसे प्रजातंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है, ठीक है ना। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी जाहिर सी बात है कि वो जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, ठीक है ना। तो जनता यहाँ पे क्या है, सर्वे सर्वा है, जनता ऑल इन ऑल है, लेकिन जनता में भी जो है किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें जो है वो क्या है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, ठीक है ना। समानता की जो है वो क्या है कि अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होना चाहिए, ठीक है ना, निषेध होना चाहिए। इसी प्रकार आर्टिकल 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है। तो समानता को हमारे देश के संविधान ने कई रूप में जो है और कई अनुच्छेदों में जो है इसका जिक्र किया। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है वो कह सकते हैं कि 5 आर्टिकल्स हैं जिसमें कि समानता के सिद्धांत की विवेचना की गई। उसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात जो है उसमें की गई। इसी प्रकार आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। यहां पे देखिए, समझिए कि यहां पे ये कह रहा है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। राज्य कोई भी कानून बनाएगा तो इस तरह का, इस ग्राउंड पे, इस आधार पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और इसी आर्टिकल में ये सारी बातें की गई कि सार्वजनिक कुओं में, भोजनालयों में, ठीक है ना, इसी प्रकार होटलों में, सार्वजनिक जो मनोरंजन के स्थल होते हैं उन सारे स्थलों में, मतलब कोई भी जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स हो गया और साथ में जो है प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड पर किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई डिफरेंशिएट जो है वो नहीं करेगा। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जहां पर कि इस आधार पर डिफरेंशिएट जो है वो क्या है कि किया गया, ठीक है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसी को और एलाबोरेट करते हुए इससे कुछ और खंडों में जो है ये भी कहा गया कि सार्वजनिक कोई भोजनालय, होटल वगैरह है, ठीक है, सार्वजनिक मनोरंजन के कोई स्थल है, ठीक है, उन सारे मतलब जो है जगहों पर किसी को इस आधार पर, यही 5 ग्राउंड पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई डिफरेंशिएट नहीं करेगा, ठीक है। आप हाल फिलहाल में सुने होंगे कि कोई जो है गरीब व्यक्ति डोमिनोज या कहाँ था उसके अंदर जो है वो प्रवेश किया था तो उसको वहाँ से भगा दिया गया था, तो उस पर बड़ा बवाल मचा था, क्योंकि आप इस ग्राउंड पे आप जो है वो क्या है कि कोई अमीर गरीब, किसी का जो है मतलब कह सकते हैं महिला पुरुष या किसी, इस आधार पर किसी को प्रवेश करने से रोक नहीं सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले वास्तव में क्या होता था, सार्वजनिक जो कुएं वगैरह होते थे उसमें जो आप कभी कल्पना करिए 1857 का विद्रोह जो है, उस विद्रोह की जो बात है वो बात बैरकपुर की छावनी में कैसे पहुंची थी ये शायद आपको पता होगा कि उस समय क्या है कि कुछ सैनिक, बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिक जो है वो टहलने निकले थे और रास्ते में प्यास लगी तो क्या हुआ, हैंड पंप पास में था, वहाँ पे वो गए वो पानी पीने के लिए। तब वहाँ पे क्या हुआ कि एक महिला आई जो कि कह सकते हैं कि जो निम्न वर्ण की थी, ठीक है ना, जिसको उस समय अनटचेबल माना जाता था, तो वो जो है वो आई और वो पानी, वो सारे जो कह सकते हैं ब्राह्मण सैनिक थे, ठीक है ना, जो सवर्ण
सैनिक था वो पानी पीते हैं उसके पहले ही वो महिला वहां पे पहुंचकर वो हैंडपंप जो है उन्होंने टच कर दिया तो तुरंत जो है वो क्या है कि उन लोगों ने, सैनिक जो थे वो रिएक्ट किया कि आप जो है वो क्या है कि आपने जो है छूकर वो जो है वो क्या है कि तुमने जो है इसको दूषित कर दिया, अब पानी क्या, तो उस पर वो बिफर गई और उसने ये कहा कि तुम्हें जो है मेरे ये छूने से तुम्हें जो है वो क्या है कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन चर्बी युक्त कारतूस को जब मुंह से काटते हो तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली होती है। ये बात उसे लग गई, ठीक है। उन सारे सैनिकों को वो गए अपनी छावनी में, वहां पे जाके इसको जो एक्सप्लेन किया तो वह देखते देखते बात जो है वो क्या है कि जंगल में आग की तरफ फैल गई। तो ये सारी चीजें क्या है कि आप सोचिए हैंडपंप को आपने टच किया तो वो पानी दूषित हो गया, वो जो है कह सकते हैं ऐसी मेंटेलिटी थी। और ये तो एक एग्जाम्पल है, इस तरह की बहुत सारी जो है वो चीजें होती थी। मंदिरों में प्रवेश की जो है अनुमति नहीं होती थी, तो निम्न वर्ण के लोग जो है वो अछूत लोग वहां पे प्रवेश नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। इसी प्रकार सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल होते थे। तो इसीलिए क्या हुआ, जब हमारे देश का संविधान जब बन रहा था ना, वहां पर चूंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे अंबेडकर साहब थे, वो अंबेडकर साहब वो खुद जो है उन्होंने इस तरह की भेदभाव का वो व्यक्तिगत रूप से शिकार हुए थे और उन्हें इस तरह का जो है वो क्या है कि इसका क्या दर्द होता है उसको उन्होंने खुद महसूस किया था। इसलिए जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए तो जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत बड़ा मतलब उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने जो है वो क्या है कि उन सारे अनुभवों को जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक जीवन में देखा था, उन्होंने जो है उसको वहां पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। उनको लगा कि नहीं, इस तरह का कम से कम संवैधानिक स्तर पर जो है वो क्या है कि हमें एक व्यवस्था पहले बनानी होगी कि कोई इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और संविधान में अगर इसका जिक्र हो जाएगा तो वास्तव में उसको एक पवित्रता, उसको एक गरिमा मिलेगी। और फिर इस आधार पे फिर कोई कानून बनाकर फिर इस तरह की जो भी कह सकते हैं डिफरेंशिएशंस होते हैं उस पर जो है वो क्या है कि प्रतिबंध जो है वो लगाया जाता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। इसीलिए क्या हुआ कि जो आर्टिकल 15 था उसमें ये सारी बातें कही गई कि सार्वजनिक मतलब इन सब, लेकिन उसमें साथ में यह भी एक्सप्लेन किया गया कि आप जो है वो क्या है कि हम कह तो रहे, संविधान ये कह तो रहा है कि धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, लेकिन क्या है कि जैसे बच्चों की बात करिए, महिलाओं की बात करिए, अगर हमें उसके प्रोग्रेस के लिए, हमें उसके कह सकते हैं कि उसकी रक्षा के लिए, हमें उसकी जो है वो क्या है समाज की मुख्य धारा में उसको जो है मतलब कह सकते हैं कि उसे शामिल करने के लिए, साथ में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों की बात करें, या फिर जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, ऐसे जो लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, जो वास्तव में समान अवसर अगर देंगे तो शायद वो जो है वो क्या है कि वो उस तरह की तरक्की नहीं कर सकता है, उस तरह का विकास नहीं कर सकता जिस तरह से बहुत ही पुराने समय से जो सुविधा संपन्न जो लोग रहे, जिनका मानसिक, बौद्धिक, हर एंगल से जिनका डेवलपमेंट हुआ है, वो आर्थिक रूप से वो जिस तरह से वो अपना विकास कर सकते हैं, ऐसे सदियों से पिछड़े और कह सकते हैं कि दोयम दर्जे का जो स्तर रहा है, ऐसे लोग जो है उसका सामान्य स्थिति में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 15 हो, ठीक है, वो जो है उसमें साफ तौर पे इसको मतलब जो है इसका जिक्र किया गया है कि अगर कोई महिला है, ठीक है ना, और अगर छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति है, जनजाति, ठीक है, इसके बाद शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े, ये तो हालांकि आर्टिकल 16 में है, लेकिन ये सारी चीजें वहां पे बताई गई है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि जब आर्टिकल 15 में जब ये कहा गया धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो फिर महिलाओं को रिजर्वेशन की बात क्यों होती है? क्यों एसटी को जो है एसटी को 7.5% का रिजर्वेशन दिया गया, एससी को क्यों 15% रिजर्वेशन दिया गया, ओबीसी को क्यों 27% रिजर्वेशन दिया गया? तो इस तरह का अगर रिजर्वेशन दे रहे हो तो फिर जो है हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 15 में जो बातें कही गई है उसी का सीधा तौर पे उल्लंघन है। लेकिन वास्तव में क्या है कि वो सारी बातें हैं, लेकिन क्या है कि साथ में इस बात का भी जो है क्या है कि विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि अगर हम सबके लिए समान जो है वो क्या है कि अवसर देंगे तो जो
सदियों से कुचले रहे, जिनका मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक किसी भी रूप में उसका विकास नहीं हो पाया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या है कि गिरा हुआ है, अगर उसको समान परिस्थिति में अगर रखेंगे तो वो निश्चित रूप से जो सदियों से सुविधा संपन्न रहे, जो सदियों से बौद्धिक मानसिक रूप से जो विकसित रहे, तो उसका मुकाबला कर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से कहने का मतलब है कि वहां पर उनको विशेष रूप से अगर वेटेज दिया जा रहा है, राज्य अगर देने की बात सोचता है तो आर्टिकल 15 का वो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक जो है वो क्या है कि इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर इसके बाद अब हम आते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में जो है वो क्या है कि साफ तौर पे लिखा है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, ठीक है ना, इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। यानी कि जो लोक नियोजन में अवसर की समता की बात जो है आर्टिकल 16 में की गई है, लेकिन वहां पर भी ये बात स्पष्ट रूप से जो है वो कह दिया गया कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको वेटेज दिया जा सकता है, उनको जो है वो क्या है कि उस पर एक तरह से कह सकते हैं रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ठीक है। और ध्यान यहां पे ये रखिएगा कि आर्टिकल 15 हो या आर्टिकल 16 हो, इसमें कहीं पर भी आर्थिक रूप से आरक्षण की बात नहीं की गई थी। उसमें कहा गया जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको जो है वो क्या है कि उनको जो है विशेष वेटेज जो है दिया जा सकता है। और वास्तव में क्या हुआ कि ये तो था, लेकिन क्या था कि बहुत सारे ऐसे मतलब जो है जब कह सकते हैं सुविधा संपन्न, जब हम कहते हैं कि सुविधा सवर्ण लोग जो है सुविधा संपन्न थे, ठीक है, उनको रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनको वो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए नहीं थे, ठीक है, इसलिए उनको किसी तरह का रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वास्तव में क्या है कि देखिए, अगर हम कहते हैं कि सुविधा संपन्न वर्ग थे, लेकिन क्या सारे ब्राह्मणों की स्थिति सेम थी क्या, या कह सकते हैं कि निम्न वर्ण में सारे लोगों की स्थिति खराब ही थी? वास्तव में ऐसा तो था नहीं। आर्थिक रूप से बहुत सारे ऐसे पिछड़े भी लोग होते हैं जो कह सकते हैं कि शिक्षा पर होने वाले जो खर्च है उस खर्च की जब भरपाई नहीं कर पाते हैं, जब उसे उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो वो शैक्षणिक दृष्टिकोण से वो भी पिछड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह का। और ये बहुत दिनों से जो है वो क्या है कि एक जो रिजर्वेशन जो मिला, रिजर्वेशन में भी क्या था कि वो एक निश्चित वर्ष के लिए होना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन बाद में जो है वो क्या है कि वो बढ़ता रहा, ठीक है। तो उसमें जो है वो क्या है कि जो लोगों को एक समान अवसर जो मिलना चाहिए था, वो कुछ ना कुछ लोग उससे जो है वो क्या है कि वंचित हुए, ठीक है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि वास्तव में सवर्ण लोगों में सब मानसिक और बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से सब संपन्न ही थे, शैक्षणिक रूप से सब संपन्न ही थे, ऐसा नहीं था। तो उनके लिए भी, उनका भी जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या है कि गिरा होगा, वो भी सामाजिक रूप से पिछड़े, भले ही वर्ण के दृष्टिकोण से अग्रणी होंगे, लेकिन क्या है कि सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से वो भी पिछड़े थे। और इसलिए पिछड़े थे क्योंकि आर्थिक रूप से वो विपन्न थे, और जो शिक्षा पे और सारी जो कह सकते हैं कि बातों के लिए जो खर्च होना चाहिए था वो खर्च करने की स्थिति में नहीं थे। तो इस वजह से वो क्या है कि वो भी विपन्न स्थिति में जी रहे थे। तो इसीलिए क्या होगा कि अभी आप 2019 की बात आपने सुना होगा, 124वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, और उसमें जो है आर्थिक रूप से विपन्न जो लोग हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन की बात की गई, ठीक है। और उनको कहा गया कि शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो कह सकते हैं कि पिछड़े हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात थी, ठीक है ना। लेकिन हमारे देश के संविधान में कहीं पर भी आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात नहीं की गई थी। आप देखिएगा कि अगर हम कह सकते हैं कि लोक नियोजन में अवसर की समता, लेकिन शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, ठीक है, वहां पे शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ेपन की बात की गई। इसी प्रकार जो है वो क्या है कि अगर हम जो है आर्टिकल 15 की बात करें तो वहां पे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, कहीं पर भी आर्थिक जो है वो क्या है कि आधार पर किसी तरह का इस तरह का आर्थिक पिछड़ेपन शब्द का प्रयोग जो है वो क्या है कि नहीं हुआ। तो नहीं हुआ इसीलिए क्या है कि अगर आप जो है जो कह सकते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको अगर रिजर्वेशन देने की बात होती, अगर उसकी व्यवस्था की जाती तो इसके लिए जरूरी था कि संविधान का संशोधन करके सबसे पहले जो है वो क्या है कि व्यवस्था पहले इसको जोड़ा जाए, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन जो है शब्दावली को जोड़ा जाए,
तभी जाके जो है वो क्या है कि 124वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो क्या है कि पारित हुआ, और फिर शैक्षणिक और शिक्षा और रोजगार में जो है जो भी रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन की जो है वो बात आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के लिए किया गया, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो क्या है कि आपको समझ में बात आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई, ठीक है। उसमें जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई, और अस्पृश्यता उन्मूलन जो है वो क्या है कि इसके पीछे भी देखिए हमारे देश में जो भी कह सकते हैं कि संविधान में जो भी अनुच्छेद बनाए गए फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो है, ठीक है ना, आप नीति निर्देशक तत्व में देखिएगा, उसमें खासकर ये दोनों मतलब जो है कह सकते हैं कि पोर्शन ऐसा है। मूल संविधान की बात करें, बाद में तो आप कह सकते हैं मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, और एक साथ आप प्रस्तावना में भी देख सकते हैं कि इन सबों में जो बातें की गई है भिन्न भिन्न आर्टिकल्स में, वो वास्तव में वो डायरेक्ट जो है, जैसे हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ठीक है, चुनाव कैसे होगा, ये डायरेक्ट जनता के कल्याण से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, डायरेक्ट बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बाकी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो वही जनता के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप कह सकते हो कि जो व्यक्ति के डायरेक्ट उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी तथ्य की बात आती है, या जो भी कह सकते हैं कि प्रावधान की बात आती है, तो वो प्रस्तावना में आपको दिखेगा, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। आपको क्या लगता है, आपको नहीं लग रहा है कि सीधा ये व्यक्ति से कनेक्ट करता है, जो लोकतंत्र का कह सकते हैं कि आधार स्तंभ है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब जो लोक है, लोक का जो तंत्र है, उस लोक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगर आप जो है फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो फंडामेंटल राइट्स भी डायरेक्ट जो है वो क्या है कि जनता। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व की बात करें, यद्यपि वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, लेकिन राज्य को जो निर्देशन करने वाला जो ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स किससे जुड़ा हुआ है, ये एलिमेंट्स भी राज्य को किसके लिए करना है, जनता के लिए ही करना है ना, तो जनता के लिए कर, तो ये सब डायरेक्ट जो है ऐसी व्यवस्था है। और इसीलिए जो है वो क्या, और क्यों ऐसा प्रावधान, इसलिए हमारे देश का जो संविधान इतना विस्तृत संविधान बना, वो ऐसा इसलिए बना क्योंकि हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही सामाजिक बहुत सारी जो व्यवस्थाएं थी, जो सामाजिक रूप से कह सकते हैं लोगों में भेदभाव करता था, जो एक वर्ग को कह सकते हैं कि उसको जो है दोयम दर्जे का स्थान रखता था। आप जो है उसमें अल बरूनी की बात आपको मालूम होगा कि अल बरूनी जो है वो कहता है, जब यहाँ के जो मतलब चांडाल लोग हैं, ठीक है, वर्ण संकर बहुत सारी जातियाँ हैं, उनको यहाँ पे बहुत मतलब दोयम दर्जे का स्थान मिला हुआ है, और इन सारे अनटचेबल जो लोग हैं, इनको समाज की मुख्य धारा में भाग लेने का, उठने बैठने का राइट नहीं है, वो शहर से दूर रहते हैं, शहर में जा नहीं सकते, जाने के पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, जहाँ तहाँ थूक नहीं सकते, वो क्या है कि वो गले में उनको एक बर्तन कह सकते हैं कि उनको लटकाए रहना पड़ता है और थूकना पड़ता था, तो उसी में थूकते थे, और आने के पहले से सूचना देनी पड़ती थी। कोई अगर उसे गलती से देख लिया तो आंखें दूषित हो जाती थी, ऐसा माना जाता था, फिर गंगा जल से वो आंखें धोया करता था, ठीक है ना। तो ये सारी जो कह सकते हैं कि सदियों से जो व्यवस्था चली आ रही थी, मतलब आप समझ जाइए, जो अनटचेबल लोग थे ना, वो वैदिक मंत्रों को सुन नहीं सकते थे, और अगर सुन लिया तो और पता चल गया तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। वो क्या है कि वो मतलब कह सकते हैं कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते थे, उच्चारण कर नहीं सकते थे, और अगर वो गलती से कर दिया तो फिर उनकी जिह्वा काट ली जाती थी। तो इतना अत्याचार था इन सब के ऊपर, जो है कह सकते हैं कि इस तरह का मतलब आज जो है जो कोरोना की जो स्थिति है, उसमें जो है अगर आप देखिए तो जो लोग मतलब जो है कह सकते हैं कि जो अमेरिका वगैरह सब में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वहाँ पर आप समझ जाइए कोरोना संकट की वजह से जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वो ये कि एशियन लोगों को और विशेषकर जो चाइनीज़ है, ठीक है ना, उसके साथ जो है बुरा व्यवहार हो रहा है, होना प्रारंभ हो गया, और जहां देखा बस ऐसे बेवजह, मतलब कहीं कुछ उसका मतलब उसको आया देखा मारने लगा, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। मतलब आप समझ जाइए कि पहले इसी तरह का मुझे मतलब जो मैं पढ़ता हूं और वो उसको जब रिलेट करता हूं, उससे कनेक्ट करता हूं, तो लगता है कि जब मैं आज पढ़ रहा था
तो मुझे ये लगा कि वास्तव में जो है वो क्या है कि जो अनटचेबल जो लोग थे उनको वास्तव में पहले इसी तरह से कह सकते हैं कि उनके साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार किया जाता था। बस जैसे जा रहे हैं उसके बाद बेमतलब का, कहीं कोई मतलब नहीं, आप बेवजह पीटने लगे, बेवजह मारने लगे, ठीक है ना। इस तरह की बहुत सारी जो है वो कह सकते हैं कि उनके साथ मतलब आप समझे BR अम्बेडकर वो जो है उनको गाड़ीवान अपने गाड़ी में, चूंकि गांव के पास स्कूल था नहीं, स्कूल गांव से कुछ मील की दूरी पर था, तो गांव के बच्चे जो सवर्ण लोग थे वो बैलगाड़ी पे जाते थे और गाड़ीवान इनको बिठाता नहीं था क्योंकि ये मतलब जो है निम्न वर्ण के थे, उनको लगता था गाड़ी दूषित हो जाए। आप सोचिए वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्कूल के जो ब्राह्मण शिक्षक थे उन्होंने BR अम्बेडकर को जो है उनको संस्कृत पढ़ाने से इनकार कर दिया और जो है फिर क्या उनको मजबूरन फारसी पढ़नी पड़ी। और इस तरह के बहुत सारे, वो जाते थे, प्यास लगती थी मान लीजिए, तो उनके सहपाठी वगैरह पानी ऊपर से देते थे, वो इस तरह से पीते थे ताकि उसका बर्तन जो है वो क्या टच ना हो जाए। तो ये तमाम तरह की जो है इस तरह का उनके साथ जो बुरा सलूक किया गया, इसलिए जब उनको मतलब कह सकते हैं कि जब उनको एक प्रकार से अच्छे महत्वपूर्ण पोस्ट पर, जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर जब नियुक्त किया गया, तो उन्होंने जो है वो क्या है कि एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें कि आप कह सकते हो कि इस तरह का कहीं पर भी जो है किसी तरह का अनटचेबिलिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो। और इसलिए आप देखिए ये सारी व्यवस्था, सबका प्रावधान आपको संविधान में करना था और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना। तो संविधान तो बड़ा होगा ना, संविधान बड़ा होगा, इसलिए आइवर जेनिंग्स वगैरह सबने अगर भारत के संविधान की आलोचना की है तो वो वास्तव में गलत है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकार की आप बात करते हो, ब्रिटेन के संविधान में इस तरह की कोई स्पष्ट रूप से विवेचना नहीं है। भारत जो है वो क्या, तो इस तरह से ब्रिटेन से कंपैरिजन करना हिंदुस्तान की जो व्यवस्था थी उसमें उसका वो सही नहीं था। और इसीलिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को जो है ध्यान में दिया। और बहुत सारे मतलब विद्वानों ने तो ये भी कहा है कि मुझे गर्व है कि हमारे देश का संविधान इतना बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सारी छोटी छोटी चीज़ों का एक विवेचना जो है वो संविधान में ही कर दिया गया ताकि किसी को कोई संदेह ना रहे। तो ये जो है आर्टिकल जो 17 था उसके अंतर्गत अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था उस पर जो है वो क्या है कि बल दिया गया। और इससे जो है एक समझ जाइए कि इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान में आज भी जो है कुछ ऐसे घट जाते हैं, लेकिन फिर भी आप समझिए कि हमारे हिसाब से जो है 95% जो है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 90 to 95% जो है कम से कम क्या है कि इस तरह की जो पहले होता था, पहले 5% नहीं होते थे, 95% इस तरह की घटनाएं होती थी। अब जो है वो 95% ऐसा नहीं होता है, 5% आप कह सकते हो कि ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें बीच बीच में सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है स्थिति में बहुत बदलाव आया है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 7, आर्टिकल 18 की बात करिए। आर्टिकल 18 जो है वो क्या है कि वो उपाधियों के अंत की बात करता है। अब इसको भी अगर आप समझिए, उपाधियों के अंत की बात, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात जो है वो क्यों की गई, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि, और ये मतलब समानता के अधिकार में, अगर आप जैसे गांधी जी ने सेवा की, उनको कैसरे हिंद की उपाधि मिल गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो क्या है कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो उनको जो है नाइट अथवा सर की उपाधि मिल गई। सरोजनी नायडू ने अकाल की परिस्थितियों में हैदराबाद में आपने अच्छे कार्य किए, कैसरे हिंद की उपाधि मिल गई। चलिए आपने उनके कार्यों को आपने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, और उनको आपने सम्मान दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अच्छी बात है, ठीक है, प्रोत्साहन के लिए। लेकिन उसको उपाधि के रूप में आप बार बार अगर आप यूज करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप अन्य लोगों से एकदम डिफरेंट हो। आप जो है वो क्या है, इससे क्या होता है कि इससे कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं को ये लगा कि इससे जो है जो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप इसको एक ऐसे समझिए कि आज जो है वो क्या है कि वर्तमान जो सरकार पिछले काल में जो है उन्होंने क्या किया था कि जैसे जो भी IAS IPS या जो भी ऐसे अधिकारियों के जो कह सकते हैं कि गाड़ियों में, वाहनों में जो नीली बत्ती और पीली और लाल कलर की बत्ती जो है जो लगाए जाते थे, ठीक है, भिन्न, उसमें क्या है कि उस पर उन्होंने जो है वो क्या है कि मना कर दिया, ठीक है, उस पर लगाना जो है वो क्या है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्या था कि उनका एक मतलब जो है श्रेष्ठ होने का, और जो अन्य लोग हैं वो हे हैं, ठीक है ना, ऐसे श्रेष्ठ और हे का जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसा जो है वो क्या है कि एक एस्टेब्लिश्ड होता चला जा रहा था।
तो इस वजह से ये कहा गया कि नहीं, ये हमारे देश का अगर संविधान में इक्वलिटी की अगर बात की गई है तो वास्तव में क्या है कि ठीक है, वो अधिकारी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ अलग से उनको डिफ्रेंशिएट किया जाए, ठीक है ना, उनको अलग से स्टेटस दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो है, तो ये तरह तरह समान रूप से, तो जब टाइटल की बात आती थी, ठीक है, उससे कैसरे हिंद, सर अथवा नाइटहुड हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है वो क्या है कि वो पुराने जमाने का जो कह सकते हैं कि जो मान्यताएं थी और श्रेष्ठ और हेय होने का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा था, उसमें भी जो है हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 18 की जो है बात की गई और उसमें यह कहा गया कि वास्तव में कि इसमें उपाधियों का जो है वो अंत होगा, ठीक है, वो जो है, लेकिन उसमें साफ तौर पे लिखा गया सेना और विद्या संबंधी जो उपाधि अगर मिलती है तो वो जो है वो मनाही नहीं है, ठीक है, सेना संबंधी किसी, लेकिन इसमें भी साफ तौर पे ये कहा गया कि आप जो है उसका टाइटल के रूप में, उपाधि के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे किसी को पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, इस तरह का सम्मान देना, भारत रत्न का सम्मान देना, ये आप समझ जाइए कि ये गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जो है इन सारे जो भी आपको पद्म विभूषण, भूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री या भारत रत्न का अवार्ड, उसको एक उपाधि के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोल चाल में बोल दिया था भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, लेकिन आप लिख नहीं सकते, बोलना भी सही नहीं अगर देखा जाए संवैधानिक दृष्टिकोण से, कि आप बोलिए कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का अवार्ड मिला, लेकिन सचिन तेंदुलकर भी अगर अपने आप को कहीं पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे मैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। ये वास्तव में संवैधानिक दृष्टिकोण से जो है वो सही नहीं है। तो ये है आर्टिकल 14 to 18 के बीच में। तो थोड़ी सी बातें जो है वो क्या है कि मैंने ऐसे बता ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बस याद रखिएगा कि जो इसमें देखिए याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स की जो बात है वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में की गई है, तो उसमें कुल कितने मौलिक अधिकार है, पहले वीडियोस में बता चुका था कितने। लेकिन अगर अब सवाल ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार में जो 6 मौलिक अधिकारों की सूची है उसमें सबसे पहला स्थान किसको है, तो वो किसको मिला है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी को मिला है, और ये आर्टिकल 14 to 18 के बीच में है, ठीक है। अब समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी जो है वो संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है और यह प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, क्योंकि समानता के बिना स्वतंत्रता का उपभोग जो है वो क्या है कि कठिन है, ठीक है ना। इसमें जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमने बताया प्रस्तावना में किया गया था, ठीक है। मूलाधिकारों में पहला स्थान इसी का है, ठीक है। इसके बाद ना केवल राजनीतिक अपितु सामाजिक व आर्थिक, ठीक है। यहां पे कहने का मतलब है कि जब हम लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करते हैं ना, तो लोकतांत्रिक प्रणाली में कभी भी जो है वो क्या है कि ये नहीं समझना चाहिए कि ये केवल राजनीतिक रूप से, वास्तव में ये सारे ऐसे समानता है, स्वतंत्रता है, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये वास्तव में केवल एक राजनीतिक जो है वो क्या है कि वो उससे संबंधित केवल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर दृष्टिकोण से जो है लोकतंत्र, जब हम बात करेंगे लोकतांत्रिक पर जो हम कह सकते हैं प्रणाली की बात करेंगे वो हर जगह पे है, ठीक है ना। तो हम जब समानता की बात करते हैं तो समानता केवल एक राजनीतिक नहीं अपितु सामाजिक और आर्थिक भी है, ठीक है ना। इसके बाद जो है हमने ये एक्सप्लेन किया, ये आपको हमने बता ही दिया, बस इसी को आपको याद रखना है कि आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समता की बात करता है तथा विधि का समान संरक्षण की बात करता है, ठीक है ना। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध की बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 17 हमने बताया, आर्टिकल 16 बताया लोक नियोजन में अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो गया। आर्टिकल 17 जो है वो क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। आप लोग इतना याद रखिएगा कि कौन से आर्टिकल में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई, ठीक है ना। और इसमें देखिए थोड़ा सा हमने आर्टिकल 14 को जो है इसको एक्सप्लेन कर दिया कि आर्टिकल 14 जो है वो क्या है कि रूल ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून जो है वास्तव में किसके लिए है, सवर्णों के लिए है, निम्न वर्णों के लिए है, कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए है, अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए है, किसके लिए। तो आप ये नहीं कहोगे कि अमीर गरीब, यहां पर क्या है कि भारत के जो नागरिक हैं, भारत के जो लोग हैं उनके लिए,
यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ वास्तव में क्या है कि कानून की नजर में सब लोग क्या है, समान है। ठीक है, सब लोग समान है। हाँ, कहीं पर भी जो हम लोग प्रिविलेजेस की बात करते हैं, हम लोग इम्यूनिटीज की बात करते हैं, ठीक है ना, वो इम्यूनिटीज की बात हम लोग जो है थोड़ा सा और आगे कर लेंगे। पहले एक चीज हम ये समझा दे रहे हैं, आर्टिकल 14 हो गया, ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है, विधि का शासन की बात करता है, और ये संविधान की आधारभूत संरचना है। ये कौन बताया था? ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद 1980 में ये कहा गया कि रूल ऑफ लॉ जो है वो विधि का शासन जो है वो संविधान की आधारभूत संरचना है। ठीक है ना, इसमें जो है दो बातें की गई, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब ये हो गया, ये ब्रिटेन से लिया गया, ध्यान रखिएगा। विधि का समान संरक्षण जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिका के संविधान से, ये ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, और इसमें कानून की नजर में सभी एक समान है। एक नकारात्मक संकल्प, विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक संकल्पना है। नकारात्मक संकल्पना कहने का मतलब ये हो गया कि विधि की नजर में किसी को विशेषाधिकार नहीं है, सब लोग समान है, किसी को विशेषाधिकार नहीं होना, यही जो है वो क्या है, नकारात्मक संकल्पना है। ठीक है, समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ये हो जाएगा सकारात्मक संकल्पना, जो विधि का समान संरक्षण है। विधि का समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। ये कहता है समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, तो एक सकारात्मक संकल्पना हो गया। इसमें विधि के समक्ष समता है कि विधि की नजर में सब लोग समान है, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है, विशेषाधिकार प्राप्त कोई वर्ग नहीं होगा, नकारात्मक संकल्पना। जब हम कहेंगे विधि समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार होगा, सकारात्मक संकल्पना। जब हम कहेंगे विधि की नजर में कोई जो है वो क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा, नकारात्मक संकल्पना है। तो विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ब्रिटेन से, ये कानून की नज़र में सभी एक समान है, यह एक नकारात्मक संकल्पना है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं है। जब विधि का समान संरक्षण की बात करेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेंगे, तो यह एक सकारात्मक संकल्पना है जो ये कहता है समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार, आप बोलोगे कि जो है जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, आप जो है 30% ले रहे हैं, वो अपनी मेहनत से कमा रहा है। कोई व्यक्ति कम मेहनत कर रहा है, वो कम पैसा कमा रहा है। कोई व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा पैसा कमाता है, आप ज़्यादा टैक्स ले लेते हो। अब वो कम मेहनत करता है, हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमसे टैक्स कम लेना चाहिए, हमको और प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन जो कम मेहनत कर रहा है और वो कम कमा रहा है, उससे जो है वो क्या है कि कम ले रहे हो। हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मैं कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा धन का उपार्जन कर रहा हूँ, लेकिन आप हमसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, आप इस तरह की कोई बात जो मैं कह रहा हूँ ये वास्तव में संवैधानिक तौर पे सही नहीं है। समान परिस्थितियों में, यानी कि अगर हम 5 लाख रुपए कमाते हैं, कोई और 5 लाख रुपए कमाता है, कोई और 5 लाख रुपए कमाता है, कोई और 5 लाख रुपए कमाता है, तो ये जो समान परिस्थिति वाले जो लोग हैं, इसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब हम ये कहेंगे कि लोगों को 2 रोटी मिलना चाहिए। अब एक छोटा सा बच्चा है, वो 2 रोटी में पेट उसका भर सकता है, लेकिन क्या है कि एक बड़ा आदमी है, उसको 5 रोटी चाहिए, तो 5 रोटी उसको चाहिए, 2 रोटी आप बोलोगे कि भाई क्यों? तो यहाँ पे समान स्थिति है, समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार। अब वो उसमें बहुत सारे ऐसे, तो ये ऐसा हो भी नहीं सकता, ठीक है ना। आप समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार का मतलब ये हो गया कि अगर पुरुष है जो है वो क्या है कि सब लोग एक समान स्टेटस के, ठीक है ना, समान उनके साथ। लेकिन अगर आप महिलाओं की बात करिए तो महिलाएं जो है वो क्या है कि या निम्न वर्ण के जो लोग हैं उनके साथ एक अलग परिस्थिति है, हम उनके साथ अलग तरह का व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्या है कि समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार, ये जो है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण यूएसए के संविधान से लिया गया। तो देखिए इसमें याद रखिएगा कि देखिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है कि सबसे पहली बात कि जो मौलिक अधिकार है वो तो हम पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि संख्या कितनी है, क्या है वो सब। बस अब जो है बात ये याद रखें, 6 मौलिक अधिकार है, उसमें पहला स्थान किसको दिया गया हमारे संविधान में, तो वो समता का
का अधिकार हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि समता के अधिकार का जो विवरण है वो कितने आर्टिकल में, तो आर्टिकल 14 to 18 में, ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। फिर दूसरा सवाल आएगा कि विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण की बात जो है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो वो आर्टिकल 14 हो जाएगा। विधि के समक्ष समता, ठीक है, विधि के समक्ष समता वो कहां से लिया गया है, तो वो हो जाएगा ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण ये कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। विधि का समक्ष समता जो है वो एक नकारात्मक संकल्पना है, ये सकारात्मक संकल्पना है। और आर्टिकल जो 14 है, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है, ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। और ये विधि का शासन जो है संविधान की आधारभूत संरचना, ये बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में इसको जो है डिफाइन किया, इसका निर्णय आया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपातकाल के दौरान जो है आर्टिकल 359 के अंतर्गत जो है, ठीक है ना, आर्टिकल 359 के अंतर्गत इसको जो है निलंबित किया जा सकता है, ठीक है ना, आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, ठीक है, ये जो है वो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद विधि के समक्ष समता के अपवाद, हमने आपको बताया कि कुछ इम्यूनिटी, जैसे अनुच्छेद 105 है, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद जो है वो क्या है कि 194, अनुच्छेद 361, ये सब याद रखिएगा कि अनुच्छेद 105 ये कहता है कि संसद या संसद के किसी समिति का कोई सदस्य अगर संसद का होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो अपना जो भी ओपिनियन वहां पे रखता है उसके लिए किसी न्यायालय में उससे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात कि राष्ट्रपति जो मतलब 105 जो है, 105 अनुच्छेद है और 194, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 105 में ये कहा गया है कि संसद या फिर उसकी किसी समिति के जो सदस्य हैं या सांसद हैं वो अपने विचार वहां पे जो रखते हैं उसके लिए न्यायालय में प्रश्नगत किया नहीं जा सकता। यही बात आर्टिकल 194 के अंतर्गत किसमें किया गया है, विधानमंडल के लिए, राज्यों के विधानमंडल के लिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह हो जाती है कि जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, वो अगर कहीं पर भी जो है वो क्या है कि अपने पदों पर रहते हुए, ठीक है ना, अपने पद पर रहते हुए कोई शासक के जो भी कार्य करते हैं उसके लिए न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 361। और उसके अंतर्गत यह भी कहा है कि व्यक्तिगत हैसियत से अगर कोई काम वो करते हैं तो जब अपने पद से मुक्त हो जाते हैं, पद से मुक्त होने के 2 महीने के बाद ही जाकर इस तरह की कोई कार्रवाई जो है उनके खिलाफ हो सकती है। इसी तरह से जो है आप समझ लीजिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको भी कुछ विशेषाधिकार, इम्यूनिटीज़ है जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जो है जो विदेशी जो राजनयिक होते हैं, जो राजदूत होते हैं, वो हमारे देश में जब काम करते हैं तो आप जो है वो क्या है कि उनके खिलाफ जो है यहाँ के कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ये सारी जो है कुछ इम्यूनिटीज़, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त जो है वर्ग है जहाँ पर ये सारी चीज़ें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे लागू नहीं होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है जो सारी बातें हैं वो हमने आपको बता ही दिया था कि अनुच्छेद 15 में मतलब ये सब चीज़ें जो है वो क्या है कि यही लिखा है कि धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, ये सब पर कहीं पर भी किसी तरह का डिवीज़न नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर जो है वो क्या है कि आपका पूरा जो है आर्टिकल समानता का अधिकार, ये सारी व्यवस्था हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आर्टिकल फंडामेंटल जो राइट है उसके अंतर्गत जो समता का अधिकार है, जो 5 आर्टिकल्स में है, एक बार रिकैप कर दूं। आर्टिकल 14 जो कहता है विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 15 जो कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। इसी प्रकार आर्टिकल 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। इतना आप रट लीजिएगा, इससे सवाल जो है वो क्या है कि आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी यह बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग फिर से एक नए वीडियो की ओर जो है नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।